नहीं, डिमोटिवेशन तो बीच बीच में हमेशा ही होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने बात बोली कि हाँ आइडिया तो ठीक है लेकिन किसी और ने क्यों नहीं किया। ये कंफर्ट चाहिए इन्वेस्टर्स को कि कहीं और हुआ है कि नहीं है, तुम पहले आदमी निकले हो झंडा लेके। रिजेक्शन तो हमें बहुत सारे हुए, 20-25 इन्वेस्टर से तो हम लोग मिले ही होंगे बिफोर किसी ने हमको हाँ बोला। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप इंटरव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है अमित कुमार अग्रवाल सर, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है नो ब्रोकर के। तो इस इंटरव्यू में हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों अमित सर ने नो ब्रोकर की शुरुआत करी, क्या उनको इनिशियली प्रॉब्लम्स हुई, कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके इतनी जल्दी नो ब्रोकर को स्केल अप किया। तो इस इंटरव्यू को आखिर तक देखना, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब हम जल्दी से इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो हम वेलकम करेंगे अमित कुमार सर को। वेलकम सर। हेलो जी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि नो ब्रोकर एक्चुअली में है क्या? नो ब्रोकर एक ऐसा आइडिया है जिसके अंदर प्रॉपर्टी ओनर को किराएदार को, प्रॉपर्टी बेचने वाले को और प्रॉपर्टी खरीदने वाले को, ये दोनों पार्टीज आपस में डायरेक्टली डील कर सकें बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी ब्रोकरेज के, और ये काम वो फटाफट कर सके और ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पर वो लोग कर सके। हमारा बेसिक क्वेश्चन ये था कि आज के जमाने में जब आप पूरे वर्ल्ड में किसी को भी एक फेसबुक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते एक प्रॉपर्टी ओनर को या प्रॉपर्टी के खरीदार को डायरेक्टली? क्यों आपको इतना हैवी ब्रोकरेज देने की जरूरत है? तो सर, दूसरा क्वेश्चन आता है कि नो ब्रोकर से पहले भी कई सारे वेबसाइट्स और स्टार्टअप्स थे जो कि ये सेम फील्ड में थे और आपको रैंक करने में मदद करते थे। तो नो ब्रोकर का यूएसपी क्या है? क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उनके कॉम्पिटिशन? तो नो ब्रोकर शुरू करने से पहले हम तीनों को फाउंडर्स, मैं, अखिल और सौरभ, हम तीनों ने भी बहुत सारे शहर चेंज करे, घर किराए पे लिए, खरीदा, और हमने ये रियलाइज किया कि आप किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर लो और सब वेबसाइट बहुत अच्छे हैं, अच्छे फाउंडर्स ने बनाए हैं, लेकिन फाइनली जब आप एक प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो जो फोन नंबर मिलता है वो किसी ब्रोकर का ही होता है जो इंटर्न किसी ओनर को जानता है। तो फाइनली मुझे पैसे में तो कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कवर करा कि ब्रोकर इन सब साइट को मिसयूज भी कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कब की बिक चुकी है या रेंट हो चुकी है और उसकी फोटो बहुत अच्छी है, उसको रखे रहने देते हैं, और क्योंकि उससे बहुत सारी लीड आती है, और फिर वो बुला लेते हैं अपने ऑफिस, और जब हम उनके ऑफिस पहुंचते हैं तो कहते हैं हाँ सर वो सुबह चली गई प्रॉपर्टी में, कुछ और दिखाता हूँ आप। तो इन सारे वेबसाइट्स को बहुत सारे ब्रोकर मिसयूज कर रहे हैं केवल इसलिए कि वो ज्यादा कस्टमर पा सके। तो कस्टमर की लाइफ सिग्निफिकेंटली तो इंप्रूव हुई नहीं, इसलिए हमको ये लगा कि नो ब्रोकर में ऐसा होना चाहिए कि फ्रेश प्रॉपर्टी हो, एक्चुअल ओनर की हो, एक्चुअल ओनर का फोन नंबर हो, डायरेक्टली आप बात कर सको दोनों पार्टीज, और पैसे बचा सको। ये प्रॉब्लम और साइट सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि आपने ऐसा कि बोला, आप बेसिकली एक ओनर को बायर के साथ कनेक्ट करते हो और ब्रोकर को हटा देते हो। तो एक्चुअली में आप ब्रोकर्स को हटाते कैसे हो? क्या आप ब्रोकर्स जैसे दूसरे साइट्स में ब्रोकर्स लिस्ट कर पाते थे, क्या नो ब्रोकर्स में ये ब्रोकर्स आके अपने प्रॉपर्टीज को लिस्ट नहीं कर सकते? नहीं, तो हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसके अंदर सौइयों फैक्टर है, जिससे कि हम कैच कर लेते हैं अगर आप एक ब्रोकर और साइट को मिसयूज करना चाह रहे हो। अगर आप ब्रोकर हो तो हम आपको ना प्रॉपर्टी दिखाएंगे और ना ही आपकी प्रॉपर्टी पोस्ट होने देंगे, ना ही आपको किसी ओनर से कॉन्टैक्ट करने। सो ब्रोकर के केस में साइट काम नहीं कर। तो हमारा जैसा कि नाम है साइट का, नो ब्रोकर नाम है, तो इसमें वही लोग आ सकते हैं जो जेन्युइन प्रॉपर्टी ओनर, बायर, सेलर, टेनेंट है। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए हमारा साइट अवेलेबल नहीं। तो आप अगर नो ब्रोकर पे जाएंगे और किसी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, आपको कभी भी ब्रोकर नहीं, किसी भी हालत। तो अब थोड़ा नो ब्रोकर से पहले की जर्नी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने आईआईटी में पढ़ाई करी, फिर आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई करी, फिर आपकी बहुत बढ़िया जॉब थी। तो यूजुअली जब ऐसी जॉब होती है, बढ़िया लाइफ चल रही होती है, कोई इंसान सोचता नहीं है कि मैं इतना रिस्क लूँ, सब कुछ छोड़ के एक स्टार्टअप करूँ, इसमें पता भी नहीं है कि सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो ऐसा क्या फैक्टर था या क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि हाँ, सब कुछ छोड़ के हम पूरा कुछ नया करेंगे अभी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर वैसे देखा जाए तो जब मैंने जॉब छोड़ी, वो वर्स्ट टाइम था जॉब छोड़ने का। उसका रीजन ये है कि मैं एएनजेड बैंक में था, जो कि ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक है। ये एक विदेशी बैंक है, ये अच्छी सैलरी देता है, कंफर्टेबल लाइफ है, सिक्योर जॉब है, और वी वर एक्सपेक्टिंग आवर सेकंड किड। हम तो उस टाइम पर भी मेरी वाइफ अगर चाहती थी जॉब में ब्रेक लेना, पर मेरे जॉब छोड़ने की वजह से वो ब्रेक नहीं ले पाई, और उसे दूसरा किड होने के बाद भी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ी। तो उस हिसाब से तो ये टाइम काफी खराब टाइम था जॉब छोड़ने का। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो मेरे दोस्त अखिल और सौरभ हैं, उनके साथ मुझे लगा कि ये करने का सही टाइम है, क्योंकि वरना धीरे-धीरे टाइम बीतता जाएगा और कभी कोई परफेक्ट टाइम आ नहीं पाएगा।
अगर आप विचार करो इस बात का कि मेरा एक परफेक्ट टाइम आने वाला है, जब मैं जॉब छोड़ के स्टार्ट करूँगा तो वो कभी हो नहीं सकता। और मुझे लगा कि हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा मुझको और इसलिए मैंने बेसिकली ये फाइनेंशियल रिस्क लिया और सोचा कि अच्छा अगर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस जॉब जॉइन कर लेंगे और थैंकफुली 1 साल लगा, लेकिन 1 साल में जो है हमारा फिर फंडिंग हो गया, तो हम लोगों की जो है गाड़ी आगे चल गई। तो सर यूजुअली जैसे आपने आईआईएम से भी पढ़ाई करी है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है और उसके बाद वो वेल सेटल्ड लाइफ वो जीते हैं। तो आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कैसे करी और आपको ये कैसे पता चला कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसके लिए मैं अपनी जॉब देने को तैयार हूँ और अपनी कंफर्टेबल लाइफ देने को तैयार हूँ? तो देखिए एक बात तो ये है कि कोई जो सब लोग जॉब में हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं और करियर अच्छा कर रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टअप ही बढ़िया है और जॉब करना अच्छा नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि या तो आप बिज़नेस बिल्ड करें या किसी एक्जिस्टिंग बिज़नेस को आप और बड़ा बनाएँ। दोनों ही आप एक कंपनी में होके भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी बहुत से लोग हैं आज। और जहाँ तक ये बात है कि क्या हमें पता था कि आइडिया इतना बड़ा होगा जितना आज है, तो ये तो कभी भी आप नहीं कह सकते। आप कभी भी स्टार्ट करते वक़्त ये नहीं बोल सकते कि ये इसमें आगे फ्यूचर में कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मोटा-मोटा ये बात ज़रूर शायद चेक करनी चाहिए कि कस्टमर प्रॉब्लम बड़ी है कि नहीं और मार्केट साइज़ बड़ा है कि नहीं। ये 2 चीज़ों से अगर आप कन्विंस नहीं हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप स्टार्ट तो कर दोगे अपना बिज़नेस क्योंकि शायद आप बॉस से गुस्सा थे या नौकरी में आपका 1 महीना खराब हो गया था या बोनस नहीं मिला था, तो आपने तैश में आके छोड़ दी। लेकिन 3 महीने बाद जब कुछ होगा नहीं तो फिर आपका ढाँढस हिलने लग जाएगा। हमारे केस के अंदर हमें हमें ये प्रॉब्लम ब्रोकर की है, ये तो हमने खुद ही फेस की थी। तो टिपिकली हायर क्लास के अंदर शायद ब्रोकर बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप साउथ बॉम्बे के अंदर जाओ तो बहुत अच्छे ब्रोकर भी हैं, जो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, कस्टमर को समझते हैं, कभी कोई चीज़ चिपकाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एक मिडल क्लास को देखो, तो मिडल क्लास में को जो ब्रोकर मिलते हैं, वो वही वाले ब्रोकर हैं जो कुछ और काम भी कर रहे हैं, साथ में ब्रोकरेज में भी आ गए बिकॉज़ पैसे बन जाते हैं फटाफट। तो इसलिए हमने ये देखा कि इस केसेस के अंदर सर्विस अच्छी है नहीं और चूँकि सर्विस अच्छी है नहीं तो हमको लगा अगर हमने किसी अपने दोस्त से बात करी, हर किसी ने यही बोला कि यार ब्रोकर से तो डील करना पसंद नहीं है, पर क्या करें कोई चॉइस नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। हमने भी फेस करी, हमारे दोस्तों ने भी फेस करी। सेकंड बात आती है मार्केट साइज़ की, तो मार्केट साइज़ तो आपको पता है कि रोटी कपड़ा मकान इंडिया के अंदर बड़ा है ही है। तो वो हमें कभी ये लगा नहीं कि मार्केट साइज़ छोटा है। तो आई थिंक इन 2 चीज़ों से हमने स्टार्ट किया फिर। तो सर जब आपको पता चल गया कि मार्केट साइज़ है, लोगों की ये डिमांड भी है, तो आपने इनिशियल टीम कैसे बनाई? क्योंकि इनिशियल टीम सही होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने इनिशियल फाउंडर्स और ये सब कहाँ से ढूँढे आप? तो फाउंडर्स तो हम तीनों दोस्त ही हैं क्योंकि सौरभ और मैं आईआईएम अहमदाबाद में साथ में पढ़े थे और अखिल और सौरभ आईआईटी बॉम्बे में सीनियर जूनियर थे, तो हम 3 को फाउंडर तो आसानी से जुड़ गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने दोस्तों के अंदर ही ढूँढा, जो लोग बेसिकली हमें जॉइन करना चाहते हैं और इसके अंदर भी 2 स्टेजेस हुई, एक हुई फंडिंग से पहले, एक हुई फंडिंग के बाद। तो फंडिंग से पहले तो हमें पैसे की और भी किल्लत थी बिकॉज़ मैं जॉब नहीं कर रहा था और तो उसके पैसे नहीं आ रहे थे, मार्केटिंग में पैसा खर्चा करना, इन्वेस्टर से मिलना, फ्लाइट टिकट उसके अंदर भी पैसे जा रहे थे। तो बहुत तेज़ी से पैसे खर्च होते हैं, जब आप जॉब भी नहीं करते और स्पेंड भी करते। उस वाले ड्यूरेशन में तो जो है हमने बहुत सारी बाबा जॉब्स करके एक साइट होता था तब, अच्छा। अभी भी है मेरे ख्याल से और उसपे हमने बहुत सारे हाउसवाइफ्स को ढूँढा जो है जो जिनका सुबह का टाइम, डे का टाइम जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो फ्री होता था और इसमें हम मुझको ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ मिली जो बहुत ही होशियार बहुत ही वेल पेडिग्रीड अच्छी कंपनी से काम कर रही हो लेकिन अभी वो घर पे बैठी हुई थी अलग-अलग शहरों, चाहे मदुरई हो, चाहे वो कलकत्ता हो। तो मैंने उनको रीच आउट किया और उनसे जो है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जिसको जितना टाइम अवेलेबल था, उस हिसाब से उन्होंने एज़ अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयी हमें जॉइन किया। तो कोई ऑफ़िस नहीं था, तो शुरू के 1 साल कोई ऑफ़िस नहीं था, सब लोग घर पे और जो एम्प्लॉइज़ थे वो भी पार्ट टाइम, एक फुल टाइम पर्सन था बस जयपुर में और सब लोगों ने घर से किया। फिर उसके बाद जब फंडिंग हुई पहली हमारी स्टार्ट, तो हमने ये इंश्योर किया कि हम पहले सीनियर लोग, उसके बाद जूनियर। तो अगर ऐसी जैसे कि हमारी टीम में एक बहुत ही जो है होशियार पर्सन है साजिद, वो हमारे साथ तब जुड़ा जबकि उसकी टीम में केवल 3 लोग थे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि पहले लीडर आ जाए और वो टीम को सही बिल्ड करे तो फाउंडेशन सही बिल्ड होती है। फिर ओवर टाइम वो टीम बड़ी हो गई धीरे-धीरे, लेकिन फाउंडेशन ठीक हो गई। तो सर जब आपने डिसाइड किया कि आप ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमको ब्रोकर्स को हटाना है, क्या आपको शुरुआत से भरोसा था कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर पाएँगे जिसमें ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं होगी? क्योंकि ये जैसे कि आपने बताया एक बिल्कुल नया आइडिया है, बाहर कहीं चला नहीं है, तो इतना कॉन्फिडेंस था?
तो जब हमने शुरुआत में स्टार्ट किया तो हमारे सब दोस्तों ने 2 बातें बोली। पहला उन्होंने बोला कि ठीक है, आइडिया सही है, कस्टमर प्रॉब्लम सही है, हमने भी प्रॉब्लम फेस करी है। लेकिन पहली बात तो ये कि वर्ल्ड में कहीं हुआ नहीं है। तो क्या हो पाएगा? क्यों नहीं हुआ है? सवाल इस क्वेश्चन मार्क का था कि कुछ तो ऐसी अननोन चीज़ होगी जो तुम्हें नहीं पता है अभी, पर वो चीज़ और लोगों ने डिस्कवर कर ली होगी। अब हमने कहा बताओ भी क्या चीज़ है अननोन? वो किसी को पता नहीं। तो लोग बोल रहे कहीं भी और नहीं हुआ तो फिर ये पहला कैसे हो सकता है? बाकी सब लोगों ने कैसे मिस कर दिया उसको? दूसरा ये था कि कस्टमर पहले पैसे कभी देता नहीं इंडिया में रियल एस्टेट के लिए, तो यहाँ पर कैसे दे देगा? बाद में हम कलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज़ हम ब्रोकर की तरह फिजिकली तो होते नहीं कि पैसे निकलवा लें कस्टमर से। तो सेकंड प्रॉब्लम ये थी और थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि ब्रोकर को हम कैसे रोकेंगे, कैसे एल्गो बनाएँगे? बिकॉज़ ब्रोकर काफ़ी होशियार होते हैं और बहुत सारे ब्रोकर झूठे नाम से या इधर तरीके से कोशिश कर सकते हैं ब्रीच करने की। तो ये तीनों प्रॉब्लम ही बेसिकली हमने ओवर टाइम हम लोगों ने सॉल्व करी। हमने केवल इस बात पे कॉन्फिडेंस रखा कि हाँ, ये प्रॉब्लम है कस्टमर को और अगर हम ये सॉल्व करेंगे, अगर हम कस्टमर के पैसे बचवा रहे होंगे, तो वो क्यों नहीं हमारे साथ शेयर करेगा थोड़े से पैसे, अगर हमारा इंटेंशन ठीक होगा तो। उसी तरह से हमने सोचा ब्रोकर को भी कैच करने के तरीके हमें फिगर आउट करने पड़ेंगे। कुछ इनिशियल आइडियाज़ हमारे पास थे, वो हमने यूज़ करे और हमने सोचा बाकी हम फिगर आउट करते हैं ओवर टाइम। तो वो हमने ओवर टाइम हमने फिगर आउट किया। सारे आंसर्स तो शुरुआत में नहीं थे हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन आता है कि सर अभी जब हम देखते हैं कि नो ब्रोकर अभी इतनी ज़्यादा फंडिंग उठाता है, टोटल में $200 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा उठा चुका है। पर जो शुरुआत में जब आप अपना एक ऐसा यूनिक आइडिया लेके गए थे, क्या आपको वीसीज़ ने रिजेक्ट किया या फिर क नॉर्मली होता है ना कि जो इनिशियल जब एक इनोवेटिव आता है, कई सारे वीसीज़ रिजेक्ट करते हैं। तो आपको कितने इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया और फिर फाइनली आपने जो अपना जो स्टार्टिंग वाला फंडिंग राउंड रेज़ किया, वो कैसे उनको कन्विंस तो रिजेक्शन तो मैं बहुत सारे हुए। मतलब रिजेक्शन तो मेरे ख्याल से शायद अगर हमने आई थिंक 20-25 इन्वेस्टर से तो हम लोग मिले ही होंगे बिफोर किसी ने हमको हाँ बोला और तो वो सर ये नहीं सर, यही पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जैसे बताया 20-25 इन्वेस्टर से मिले, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि यार हमने तो इतना बढ़िया आइडिया सोचा, हम कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्टर नहीं समझ पा रहे? कभी ऐसा लगा नहीं कि यार शायद कुछ हम गलत कर रहे हों या ऐसा कभी डीमोटिवेशन हुआ सर? नहीं, डिमोटिवेशन तो बीच-बीच में हमेशा ही होता है। अ, ये तो मैं कहूँगा ही कि आप जब जर्नी पे निकलते हो तो हमेशा हमेशा ये सेल्फ डाउट वाले मोमेंट्स तो आपको हमेशा आते ही रहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी आपको मिलेगी नहीं, इतनी जल्दी कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, आपके इतने पैसे हैं कि आप बहुत एडवर्टाइज़ कर सकते हो और ना ही पहला इन्वेस्टर तुरंत आपकी बात सुन के मान जाएगा। तो वो सब प्रॉब्लम्स तो बेसिकली हमने देखी और हम लोगों ने हमें भी उम्मीद नहीं थी इस बात की कि ऐसा हो जाएगा कि तो जब हम वीसी से मिले, इन्वेस्टर से मिले, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने बात बोली कि हाँ, आइडिया तो ठीक है, लेकिन किसी और ने क्यों नहीं किया? ये यूएस में कौन है? या चाइना में कौन है? ये वाला क्वेश्चन हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा। जब हमने मिलना शुरू किया तो पता चला हमें कि ये कम्फर्ट चाहिए इन्वेस्टर्स को कि कहीं और हुआ है कि नहीं, या तुम पहले आदमी निकले हो झंडा लेके करने के लिए। तो वो वाला भी बेसिकली बहुत बार डिमोटिवेटिंग होता है। इससे मैंने और हमारे फाउंडर ने तो हमने सबने यही सीखा कि आपको ना 19 इन्वेस्टर मना कर दें, उसके बाद भी जब आप 20वीं इन्वेस्टर से मिलने जाते हो, तो आपको स्माइल करना है, आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, प्रिटेंड करना है कि हाँ, आप अच्छे मूड में हो और हाँ, बिल्कुल फोड़ देंगे और कर देंगे हम। क्योंकि उस 20वें इन्वेस्टर को तो पता नहीं कि आप 19 ना बोल चुके हैं आपको। और अगर उसको ऐसा और वो ये ढूँढ रहा है कि हाँ यार, क्या आपको एंथू है? क्या आप करना चाहते हो? तो आई थिंक वो काफ़ी सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होता है, जो हम तीनों ने आपस में बात करके या अपनी वाइफ से बात करके आप अपने आस-पास उसके सपोर्ट के सिस्टम में ढूँढते हो वो ढाँढस कि आपको और मिले। तो ऑफ कोर्स ये जर्नी मुश्किल होती है और जब कभी जर्नी मुश्किल हुई, हम लोगों ने बार-बार कस्टमर को देखा कि अच्छा कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए? आई थिंक वो चीज़ें कांस्टेंट रही जिसने हमें सपोर्ट दिया और वही मैं और लोगों के लिए बोलूँगा कि अगर कस्टमर की प्रॉब्लम सही है, तो चांस डिसेंट है कि कुछ ना कुछ आप कर लोगे। पर अगर कस्टमर की प्रॉब्लम ही वेवी है या मार्केट साइज़ बहुत छोटा है, तो फिर शायद वो ठीक ही बोल रहे होते हैं इन्वेस्टर। तो सर अभी जैसे अभी तो नो ब्रोकर बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, तो अच्छा खासा डिमांड भी है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हैं। बट शुरुआत में ये दोनों का लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कहीं भी साइड में अप एंड डाउन हुआ तो दिक्कत होगी। तो शुरुआत में आपने मतलब स्टार्टिंग के चाहे कस्टमर्स हो गए या स्टार्टिंग के प्रॉपर्टीज़ हो गए,
इन दोनों को कैसे इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करी? हाँ, ये आपका क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। तो ये इसके अंदर डिमांड और सप्लाई का जो मैचिंग है वो बहुत ही क्रिटिकल है और ये बहुत ही माइक्रो लेवल की डिमांड और सप्लाई का मैचिंग है। तो शुरुआत के अंदर बेसिकली शुरुआत में ऐसा किया कि हमने केवल एक ही सिटी लॉन्च किया। ऐसा नहीं है कि हमने 4-5 सिटी लॉन्च करी। एक ही सिटी लॉन्च किया तो प्रॉब्लम भी स्मॉल हो गई। उस स्मॉल प्रॉब्लम के अंदर फिर हमने ये किया जो हमें ओनर्स मिले उन्हीं लोकेलिटी में हमने ज्यादा पैसा खर्च किया टेनेंट्स को लाने के लिए ताकि क्लोज हो पाए थोड़ा ये। और उसके बाद धीरे 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 करके उसने गति पकड़ी और बड़ा होता गया। पर शुरुआत में तो प्रॉब्लम आई ही ऐसी। और एक बात अच्छी इंडिया के अंदर ये भी है कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो जो कि ना इनिशियल अडॉप्टर बोलते हैं जिनको, जो ये कुछ नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं एज अ यूजर। उन लोगों ने भी काफी इनकरेज किया कि हाँ यही एग्जैक्टली यही चाहिए था हमको कि बिना ब्रोकर के हम कर पाए। एकदम सही है, आपकी कंपनी एकदम सही है, सही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो उन लोगों ने हमारी 10 गलतियां भी माफ करी, उन्होंने हमें सजेशन भी दिया कि हमें कैसा करना चाहिए, उन्होंने हमें फीडबैक भी दिया, उस सबसे भी हमको बेनिफिट हुआ। तो सर जैसे कि जैसे कि शुरुआत में आपने एक सिटी से शुरुआत करी, तो उसके बाद आपको फंडिंग मिली, आपने स्केल अप ऑपरेशंस किए। पर अभी अगर आप देखेंगे आप बहुत सारे सिटीज़ में एक्सपैंड कर चुके हैं, तो कैसे आप इतनी तेज़ी से स्केल अप कर रहे हैं? कि क्या आप बहुत पैसे बर्न करके जैसे नॉर्मल दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बहुत सारे ऑफिसेज़ होते हैं, तो क्या आप वैसे स्केल अप कर रहे हैं कि मेन क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी जल्दी स्केल अप कैसे कर दिया? ऐसा नहीं है कि हमने रातों रात स्केल अप कर दिया, हमने भी 5 साल लगाए और हमने ये रियलाइज़ किया कि इसमें स्केल अप की डेफिनिशन ये नहीं है कि आपने बहुत सारे शहरों में लॉन्च कर दिया और हर शहर के कस्टमर दुखी। इसमें स्केल अप की डेफिनिशन ये है कि आप जितना भी काम पकड़ो, चाहे वो छोटा हो चाहे ज़्यादा हो, पर कस्टमर खुश रहे उस आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से। तो पहले हमने कोशिश करी कि हम केवल 1 शहर और 2 शहर में करें। तो बहुत दिन तक हमने केवल 2 शहर में, बॉम्बे और बैंगलोर में ही काम किया। वहाँ पर तो सर कोशिश यहाँ पर जैसे सर एक डाउट है जैसे कि आपने बताया कि आप मतलब हमें पता है कि नो ब्रोकर का ऑफिस बैंगलोर में है। तो जब आपने बॉम्बे में एक्सपैंड किया तब उतना अभी फेमस नाम नहीं हुआ होगा। तो आपने प्रॉपर्टीज़ कैसे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आए? तो पहली बात तो ये है कि जिस फिजिकल शहर में हम हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा कोई भी फिजिकल पर्सन नहीं है। तो हमारे लोग नहीं है जो कि सड़क पे घूमते हैं। हमारा सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो इंटरनेट है, ऑनलाइन है और कॉल सेंटर। इसके अलावा फिजिकली कोई भी ग्राउंड पे नहीं है। और प्रॉपर्टी लाने के लिए हमने नए-नए यूनिक आइडिया लगाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक बहुत ही चर्चित आइडिया है वो है क्लिक एंड अर्न। तो वो ये बोलता है कि आप तो हम लोग क्या करते थे पहले कि हम लोग जब सड़क पे घूमते थे और हमें कोई प्रॉपर्टी का टू लेट करके बोर्ड दिखता था। टू लेट करके बोर्ड होते हैं जहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा होता है। हमें लगा यही वो कस्टमर है, यही वो ओनर है जो अपना प्रॉपर्टी बिना ब्रोकर के देना चाहता है। वो चाहता है कि सड़क पे घूमने वाले लोग से फ़ोन कर लें और उसका ब्रोकरेज बच जाए। तो हम लोग अपने मोबाइल से ऐसे लोगों की फ़ोटो खींचते थे ऐसे टू लेट बोर्ड्स की। उनको आके ऑफ़िस में बोलते थे कॉल सेंटर से कि तुम इन्हें फ़ोन करो और इनको कन्विंस कर दो कि हमारी साइट पे प्रॉपर्टी डाल दें और डाल दो। फिर हमने कुछ दिनों के बाद हमने इसको ऐप में कन्वर्ट कर दिया। तो आज नो ब्रोकर के ऐप में एक बटन है क्लिक एंड अर्न। उसके अंदर आपको सड़क पे एंड मैं आपको बोलूँगा, आपके दोस्तों को बोलूँगा, सब व्यूअर्स को भी बोलूँगा, आप कोई भी ट्राई करिए। तो आप सड़क पे कहीं भी बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, एनसीआर कहीं भी आप घूम रहे हो, आपको कोई भी टू लेट का बोर्ड दिखे, आप सिंपली फ़ोटो ले लीजिए उसकी और नो ब्रोकर ऐप के अंदर आप उसको अपलोड कर दीजिए। आप उसे अपलोड कर देंगे, अ, हम हमारा कॉल सेंटर कॉल करेगा और प्रॉपर्टी लिस्ट होने के बाद ₹100 आपके पेटीएम अकाउंट के अंदर दे देगा। तो ये बेसिकली बहुत ही फेमस हो गया, बहुत चल गया। बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं उन्होंने इसको यूज़ किया और और उनको पैसे पैसे ही बनाए। तो आज ये हालत है कि बहुत सारे यंगस्टर्स वो निकलते हैं सुबह-सुबह और संडे को या किसी दिन और बेसिकली बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं, अपलोड करते हैं। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने ये इनोवेटिव तरीका डाल के इनोवेटिव तरीके से स्केल अप करना शुरू किया। पर सर आपके जो इस जर्नी में सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था कि आपको लगा कि मतलब आपको बहुत सेल्फ डाउट होने लगा कि क्या गलती कर दी है, ऐसा कभी हुआ इस आपके नो ब्रोकर के जर्नी में? मेरे ख्याल से जहाँ तक कस्टमर की बात है, कस्टमर ने हमें हमेशा सपोर्ट किया। फंड उठाने के मामले में बहुत बार लो पॉइंट्स आए जहाँ पर इन्वेस्टर्स ने हमें बार-बार मना किया या हम बहुत आगे तक पहुँच गए
तो किसी और की फंडिंग हो गई, जैसे कि हाउसिंग.com की $90 मिलियन की फंडिंग हो गई थी। तो सेम दिन हमको 3 इन्वेस्टर्स, जिनके साथ हमारी बात काफी एडवांस स्टेज में थी, उन्होंने हमें कॉल करके मना कर दिया कि दूसरे प्लेयर की इतनी बड़ी फंडिंग हुई तो तुम्हें हम नहीं दे सकते। तो वो बेसिकली लो पॉइंट्स थे। एक जो लो पॉइंट था, जो इतने साल के बाद भी हमेशा याद रहेगा, वो था जब फंडिंग के बाद हमारे ऑफिस पे ब्रोकर का अटैक हो गया था। वो हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ब्रोकर फिजिकली अटैक कर देंगे। तो एक दिन हमारे बैंगलोर ऑफिस में, हम लोग तब घर से काम करते थे और हमने घर को ऑफिस में कन्वर्ट किया हुआ था ताकि हम बेकार में पैसे एक्स्ट्रा खर्च ना हो, और करीब 70-80 ब्रोकर आ गए ऑफिस के बाहर, और हमें लगा कि पता नहीं क्या, कुछ मोर्चा वोर्चा है, कुछ पॉलिटिकल कुछ है क्या। और वो चाहते थे कि वो अंदर आके, वो सब ब्रोकर थे और वो चाहते थे कि वो सामान तोड़ दें, एम्प्लॉइज को डरा दें और ऑफिस बंद करवा दें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ कंप्यूटर में, उस फिजिकल कंप्यूटर में, हालांकि सब कुछ क्लाउड में है, आप उसे तोड़ भी दोगे तो नया कंप्यूटर आ गया, हम वापस क्लाउड से कर लेंगे। तो उनको लगा ये डरा देते हैं, ऑफिस बंद करवा देते। फिर पुलिस को हमने बुलाया, फिर उसके बाद किसी तरह से मामला सुलटा, लेकिन उसके बाद भी जो है वो हमारे फीमेल एम्प्लॉइज को, जब वो शाम को रात को घर जाती थी तो कई लोग पीछा करते थे उनका। बहुत सारी मोटरसाइकिल जो बाहर पार्क थी उनको खराब कर दिया, तोड़ दिया, पेट्रोल निकाल लिया। तो काफी हैरेसमेंट उन्होंने बेसिकली किया हमारा वहां पे। तो फिर हमको रातों रात, हमको वो 100 लोगों का ऑफिस जो था वो हमें छोड़ के जाना पड़ा, और जब सामान भी लेके भी जा रहे थे तो भी पीछा किया उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो। तो हमें रातों रात छोड़ना पड़ा ऑफिस, और हमें पता नहीं था हम कहाँ जाए, क्योंकि वो रहने कोई ऑफिस की जगह नहीं थी और हमें काम करना था। तो साइट पे हमें डालना पड़ा मैसेज कि अभी साइट टेम्परेरी, हम फोन नहीं उठा पाएंगे, और कस्टमर रजिस्ट्रेशन कैसे हैंडल करेंगे, कॉल्स कैसे हैंडल करेंगे। फिर हमने कुछ टेम्परेरी, हमने पूरी टीम 2 हिस्सों में बट गई, एक किसी एक घर में, एक किसी कोवर्किंग स्पेस में, जो कि जहाँ काफी इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, बैठने की प्रॉब्लम थी, सीट की प्रॉब्लम थी, चूहे की प्रॉब्लम थी, सब तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो टीम 2 हिस्सों में बट गई, उन्होंने किस तरह से मैनेज किया। लोग भी काफी परेशान हो गए, जिस तरह से लोग बस से आते हैं, ऑफिस आते हैं। बहुत से लोगों को डाउट हो गया कंपनी आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वो काफी वियर्ड पीरियड था, लेकिन टीम ने हमारा बहुत साथ दिया, कस्टमर्स के भी बहुत मैसेजेस आए सपोर्ट के, और फिर उसके बाद धीरे से वो टाइम निकल गया। टीम और स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गई टीम के अंदर, फिर हमने नया ऑफिस ले लिया, सिक्योरिटी भी ज्यादा ले ली, और फिर हम उस पे शिफ्ट हो गए। जैसे कि अभी आप इतनी ज़्यादा फंडिंग उठा रहे हैं, तो क्या नो ब्रोकर प्रॉफिटेबल है या फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होने का प्लान है? क्योंकि आजकल सर बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत फंडिंग उठा देते हैं और 10-10 साल तक वो लॉसेस में ही चल रहे होते हैं, मार्केट कैप्चर के नाम में, और फिर बाद में अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अभी पैंडेमिक का भी प्रॉब्लम आ गया है, तो फिर पूरा डूबने वाली हालत हो जाती है। तो अभी नो ब्रोकर के यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे हैं? तो इस मामले में हम लोगों ने शुरुआत से ही ध्यान दिया, क्योंकि मेरी, अखिल और सौरभ की जो एज भी है, उस एज में हम, वी आर नॉट यंगस्टर्स, 25 ईयर्स ओल्ड नहीं है। हमारे लिए, हमने अपनी अच्छी स्टेबल जॉब छोड़ी है। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नो ब्रोकर अच्छा करे फाइनेंशियली और प्रॉफिटेबल होए, और हम इसको लॉन्ग टर्म चला सके। तो इसलिए हमने लॉन्च होने के 6 महीने के अंदर ही, जब फंडिंग के बाद ऑफिस खुलने के 6 महीने के अंदर ही, हमने अपना पेड प्लान शुरू कर दिए थे। और पेड प्लान्स के अंदर भी बहुत टाइम लगता है आपको आगे बढ़ने में। मतलब जैसे हमेशा मैं काफी बोलता हूं कि ₹0 कस्टमर से चार्ज करना एक चीज है, ₹1 अगर आप चार्ज करोगे ना कस्टमर से, बहुत मुश्किल है। ₹0 से, फ्री सर्विस से ₹1 चार्ज करना बहुत मुश्किल है। ₹1 से ₹1000 चार्ज करने की जर्नी कंपैरेटिवली काफी आसान है। एक बार कस्टमर ने पे करना शुरू कर दिया, वो डिसीजन ले लिया, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड निकाल लिया, फिर वो आप पे भरोसा कर रहा है, फिर वो आपको ₹1000 भी दे देगा। तो अगर ये जर्नी आप जल्दी नहीं करोगे ट्रैवल, तो बहुत लेट हो जाएगा। आपकी कंपनी थियोरेटिकली बड़ी हो जाएगी, पर कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहा। दूसरा, जब कस्टमर पैसे देता है तो 50 चीजें डिमांड करता है इंडियन कस्टमर, आपको भी अलर्ट रखता है, आपकी सर्विस क्वालिटी भी बेटर करता है। वो चैलेंजेस जितने आप जल्दी ले लो उतना बेटर है। तो हमने जल्दी ले लिए, और आज हमारा रेवेन्यू, हम एग्जैक्ट तो रिवील नहीं करते, पर करोड़ों में है और बहुत अच्छा रेवेन्यू है। और उसकी वजह से जो हमारा कोविड के पहले रेवेन्यू था, जून मंथ में उससे ज्यादा था रेवेन्यू। अप्रैल मई में गिरा था हमारा रेवेन्यू और कस्टमर्स, पर जून 2020 वाज आवर हाईएस्ट रेवेन्यू मंथ एवर। तो ये कंटिन्यूअस जो फोकस है रेवेन्यू का, इसकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। टीम भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है रेवेन्यू में। हमारे दोनों शहर, जो सबसे बड़े शहर हैं, बैंगलोर और बॉम्बे, वो वेरिएबल बेसिस पर फुली प्रॉफिटेबल है। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर हम सारे शहरों में प्रॉफिटेबल हो। हाँ,
नई सर्विसेज जो लॉन्च करेंगे वो टाइम लेंगी प्रॉफिटेबल होने में, लेकिन एटलीस्ट पुरानी सर्विसेज प्रॉफिटेबल वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि सवाल ये है कि जब हर रियल एस्टेट ब्रोकर, जो हर गली में आपके जो गली में ब्रोकर है, जब वो प्रॉफिटेबल है, तो हमें तो प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए। ठीक है, आपने पहले हेड ऑफिस कॉस्ट लगा दी, पर प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो फिर बिजनेस आपने बिल्ड किया कहाँ? तो सर अभी आपने जैसे बोला कि डायरेक्टली वो बायर जो है वो टेनेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम ब्रोकर्स को हटा देते हैं। तो एक्चुअल में फिर नो ब्रोकर का बिज़नेस मॉडल क्या है? कैसे किन तरीकों से नो ब्रोकर पैसे कमाता है? तो हमारे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो हमारा ये है कि आप फ्री में यूज़ कर लो। वो तो हमारा डिफ़ॉल्ट है कि आप फ्री में यूज़ कर लो। एक तरीका हमारा पैसे कमाने का ये है कि हम फ़ोन रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी ढूँढने में हेल्प कर सकता है। अगर आप बहुत बिज़ी हो, तो ₹1000, ₹2000, ₹3000 के बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड रेट्स पर वो बोलता है कि ठीक है भाई, आपकी जगह मैं फ़ोन उठाऊँगा। आप प्रॉपर्टी ओनर हो, तो आपको अपना फ़ोन नंबर रिवील करने की ज़रूरत ही नहीं है साइड। फ़ोन नंबर हमारे फ़ोन हम बंदे का रिवील होगा, वो ऑफ़िस में बैठेगा, वो सारी फ़ोन कॉल टेनेंट की रिसीव करेगा, सारे सवाल के जवाब देगा आपके बिहाफ़ पे, आपका टाइम बचाएगा और आपके एक्जिस्टिंग टेनेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके घर दिखाता है। तो एक तो हमारा ये है, या फिर अगर आप टेनेंट हो और आप बिज़ी हो, जैसे कि आप इस टाइम पे मीटिंग में हो, तो वो आपके बिहाफ़ पे ओनर्स को कॉल करेगा और आपकी मीटिंग संडे शाम की फिक्स करा देगा। आप वो ना करना चाहो तो आप फ्री में भी कर सकते हो। दूसरा, हमने ये भी रियलाइज़ किया कि कस्टमर इस पूरी जर्नी में सिवाय ब्रोकरेज के भी और चीज़ों पे खर्च करता है, जो कि हमने ऑफ़र करते हैं, जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, पैकर्स एंड मूवर्स, पेंटिंग क्लीनिंग, फर्नीचर रेंटल, एसी रिपेयर। तो जो पूरा जर्नी है, होम लोन, ये पूरी जर्नी जो है, इसके अंदर हम हर जगह कैसे हेल्प कर सकें कस्टमर की, वो हमने किया। अभी हमने रिसेंटली होम इंटीरियर भी लॉन्च किया, तो वो सब भी हमें रेवेन्यू सोर्स बन गया है। तो सर अभी जैसे नो ब्रोकर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पर इनिशियल मतलब इतने टाइम में आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किए? जो मेजर चैलेंजेस थे? तो आई थिंक चैलेंजेस में हमको कस्टमर की डिमांड तो थैंकफुली कभी वो चैलेंज आया नहीं। तो चैलेंजेस जो पास्ट में रहे हैं वो हमेशा कोई नई चीज़ शुरुआत करने में रहे हैं, कि जैसे हमने रेज़िडेंशियल के अलावा हमने कमर्शियल भी लॉन्च किया और तो हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी करते हैं, भाड़े पर भी लगाते हैं, बेचते भी हैं और फिर हमने ये फर्नीचर और हमने इंटीरियर्स और पैकर्स मूवर लॉन्च किया। कोई भी चीज़ नई चीज़ हमने जभी भी लॉन्च करी, हमने हमेशा देखा कि शुरुआत में स्ट्रगल होती है। क्योंकि आप नया चीज़ लॉन्च करते हो, आपको भी सीखना होता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हमेशा ही हाई होती है। तो उसके अंदर मूल मंत्र यही रहा है हमेशा कि पहला तो आप ट्राई करते रहो, गिव अप मत करो। जब तक आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप पूरा फाइट मार रहे हो, तो कुछ ना कुछ होगा। और दूसरा और सबसे मेन है टीम मेंबर्स। तो नो ब्रोकर में मैं बोलूँगा कि ग्रुप ऑफ 25, 30, 40, 50 लोग ऐसे हैं, जो कि खुद को फाउंडर्स की तरह बिहेव करते हैं। ये बहुत ही मुश्किल होगा, अगर मैं आपको उनसे मिलवाऊँगा, आप पता लगा नहीं पाओगे कि मैं को-फाउंडर हूँ कि वो को-फाउंडर है। वो इतना ज़्यादा पैशनेट हैं, उतनी ज़्यादा ज़्यादा परवाह है अपने बिज़नेस की, वो इतना फाइट मारते हैं कस्टमर्स की भलाई के लिए और अच्छी प्रोडक्ट, अच्छे सर्विस के लिए, कि ये पता लगाना मुश्किल है कौन को-फाउंडर है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्होंने ही पिछले 5 साल के अंदर ये कंपनी को आगे ले जा पाए हैं। मेरा तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा ही है। ऐसा लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा है नहीं। मेन कंट्रीब्यूशन तो टीम मेंबर्स का ही है, उनके बिना हम पहुँच ही नहीं पाते यहाँ। तो सर आपका नो ब्रोकर का एक्चुअल में अब विज़न क्या है? क्योंकि आप जैसे कि आपने शुरुआत रेंटल से करी थी पर अब आपने इतने वैल्यू एडेड सर्विसेज़ भी ऐड कर दिए हैं। तो अब नो ब्रोकर का विज़न क्या है? हमारा विज़न यही है कि हम ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, कि इंडिया में कोई भी बोले कि मुझे घर भाड़े पे लेना है या मुझे बेचना है या खरीदना है, वो ये काम ऑनलाइन कर पाए बिना किसी ब्रोकरेज के, या 1000-2000 बहुत ही छोटी फीस के साथ। ये सफ़र अभी बहुत लंबा है, तो ये बेसिकली स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। क्योंकि हम अपने शहरों में बारली द 10% मार्केट शेयर होगा हमारा, जिन शहरों में हम लोग हैं। 10% से 70% की भी अगर हमें जर्नी करनी है, तो ये जर्नी मुश्किल भी है। पर ये प्रॉब्लम हमें ये सॉल्व करनी है कि कोई भी कस्टमर बोले, हाँ भाई, जैसे कि आज एक कस्टमर को कोई अगर शर्ट खरीदनी हो तो उसे पता है किस साइट पे जाना है, उसे अगर खाना ऑर्डर करना हो तो उसे पता है कहाँ जाना है, मैं जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। उसी तरह हर कस्टमर ये बोल पाए कि हाँ यार, मैं इस नो ब्रोकर साइट पे जाऊँगा, तो मुझे घर मिल जाएगा या मेरा घर बिक जाएगा। वही हमारा विज़न है और अगर वो हम कर पाए, तो हम रेवेन्यू यहाँ से
10 गुना नहीं 100 गुना कर ले। अब बढ़ते हैं हम रैपिड फायर राउंड की ओर और सब पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है पूरे पैशन के साथ कोई एक कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व कर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्वालिटीज़ होती है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की? कि आप में ढांढस हो, आप लगे रहो और आप गलत रीज़न की वजह से स्टार्ट ना किया हो कि बॉस अच्छा नहीं है या जॉब अच्छी नहीं है। जेन्युइनली आपको लगता हो ये प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व करनी है, क्योंकि रास्ते में बहुत रोड़े आने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए कि जिससे सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ? कस्टमर प्रॉब्लम यानी बेसिक आइडिया, टीम, साथ के लोग और थर्ड इतना पैसे कि आप उसे रन कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आपने बीटेक भी करी फिर एमबीए भी किया आईआईएम से। आपको क्या लगता है कि क्या सर एमबीए ज़रूरत है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? और अगर नहीं तो एमबीए क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किया आपको भी और जनरल एक एंटरप्रेन्योर को? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमबीए करने की ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंजीनियर होने की भी ज़रूरत है। कितने सारे ऐसे बिज़नेसेज़ हैं अपने आस-पास आप देखिए दुकानों में, जो 10वीं पास लोगों ने भी करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का कोई नेसेसरी रिलेशनशिप है अच्छे बिज़नेस आइडिया से या फिर आपकी परसेवरेंस से। पढ़ाई से बस ये फ़ायदा हो जाता है कि हाँ, आपको कम से कम एक कम्फर्ट है कि अच्छा कुछ नहीं हुआ तो मेरी जॉब लग जाएगी। एमबीए के अपने फ़ायदे हैं। एमबीए आपको एक बिज़नेस इंटेंट, बिज़नेस नॉलेज, बिज़नेस एप्टीट्यूड सिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना एमबीए के आपके पास एप्टीट्यूड होगा नहीं या आप डेवलप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन ये है कि सर एक इंसान को नॉर्मली बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो एक अच्छे आइडिया को एक एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है कि हाँ यार, इस आइडिया में मुझे अपना टाइम और रिसोर्सेज़ यूज़ करना चाहिए? 2 चीज़ें हैं। पहला कि मार्केट साइज़ बड़ा है कि नहीं है। बहुत बार आइडिया सही होता है, लेकिन वो इतना छोटा उसका उसका जो साइज़ होता है कि पूरी इंडस्ट्री में अगर मैं 50% मार्केट शेयर ही मिल जाए मुझे, तो भी मेरे बारली 10-20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनेगा। ऐसे वाले आइडिया को कोई फंड नहीं करना चाहता। तो ऐसा आपका आइडिया होना चाहिए कि आप कई 100 करोड़, 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू का पोटेंशियल हो उसके अंदर एटलीस्ट फ्यूचर के अंदर। मार्केट साइज़ छोटा किसी हाथ में नहीं होना चाहिए। वरना फिर वो वरना फिर भी आप कर सकते हैं। आप एक मिठाई की दुकान भी खोल सकते हैं, पर फिर आप शायद वो इन्वेस्टेबल वीसी इन्वेस्टेड बिज़नेस नहीं है, स्टार्टअप नहीं है। वो एक छोटा बिज़नेस है जो आप करिए एकदम। तो पहला है मार्केट साइज़ और दूसरा है कि कस्टमर आपके अगर 10 आइडिया हो तो आप ये पता लगाइए किसके अंदर कस्टमर सबसे ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर परेशान होगा, उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपका आइडिया चले। तो जिस शहर में लोग 1 महीने का ब्रोकरेज लेते हैं, उस शहर में नो ब्रोकर ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जिस शहर में लोग 10 दिन का ब्रोकरेज लेते हैं, उस शहर में कम होगा सक्सेसफुल बाय डेफिनिशन। अगला क्वेश्चन आता है कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है, पर हम को-फाउंडर्स या अर्ली फाउंडिंग टीम नहीं ढूँढ पाते। तो एक को-फाउंडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और यूजुअली हम कैसे ढूँढ सकते हैं? जैसे आपने तो बताया कि आपके बैचमेट्स थे, पर एक नॉर्मल इंसान कैसे अच्छे को-फाउंडर्स ढूँढ सकता है? तो को-फाउंडर के अंदर 2 तरह की थ्योरी है। पहली थ्योरी ये है कि जो को-फाउंडर हैं, उनके अंदर अलग-अलग तरह के स्किल होने चाहिए और स्किल के बेस पे आप केवल ढूँढो। और दूसरी थ्योरी ये है कि स्किल आधा थोड़ा बहुत हो ठीक है, अलग-अलग स्किल हो तो ठीक है, लेकिन वो उन पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, होपफुली आपके दोस्त होने चाहिए और अच्छे और बुरे दोनों टाइम के अंदर वो साथ रहने चाहिए। मैं सेकंड वाली फिलॉसफी बिलीव करता हूँ। तो मैं ये नहीं मुझे लगता है कि ऐसे लोग ढूँढ के लाना जिनको आप ना जानते हो, लेकिन उनके स्किल अलग-अलग हों और वो मिलके साथ काम कर लें अच्छे से लॉन्ग टर्म में, वो ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके जानने वाले हों, आपके दोस्त हों, ऐसे लोग हों जिनको पता है कि जो आपके साथ सालों-साल करेंगे, अपना सुख-दुख बाँटेंगे, घबराएँगे नहीं, एक-दूसरे को सपोर्ट देंगे, वो जो दोस्ती और वो जो अपनापन है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ स्टार्टअप में ऐसी चीज़ें आने ही वाली हैं जो अनफोर्सीन है, जो आपने कभी सोची नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम आने ही वाली है और ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो साझा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाने के लिए फंडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आजकल सर जब भी फंडिंग होती है, बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ आती है। तो आपके क्या ओपिनियंस है इस पे? देखिए, अगर 2 तरह के बिज़नेस हैं, एक जो कि आप दोस्तों से, फ्रेंड से, फैमिली से इकट्ठा करके आप चला सकते हैं और प्रॉफिटेबल कर सकते हैं क्विकली और फंडिंग की कभी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका ऐसा आइडिया है तो प्लीज़ स्टार्ट करिए और कर दीजिए। क्योंकि ये नहीं है कि हर बिज़नेस को वीसी फंडेड होना चाहिए तभी वो लायक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका बिज़नेस जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकता है तो क्या ज़रूरत है वीसी फंडिंग? बिल्कुल वीसी फंडिंग मत लीजिए, अपना स्टार्ट कर दीजिए। वो भी स्टार्टअप है, ग्लैमरस चीज़ें मत जाइए। फाइनली फंडिंग का मतलब तो यही है ना भाई साहब कि आप अपनी कंपनी का एक हिस्सा किसी बाहर वाले को दे रहे हैं पैसे के बदले में। तो अगर आपको देने की ज़रूरत नहीं है तो मत दीजिए। सेकंड आता है कि भई आपका बिज़नेस ऐसा है जैसे हमारा बिज़नेस है, रियल एस्टेट बिज़नेस है,
ऑनलाइन रियल एस्टेट बहुत कॉम्पिटिटिव है, पैसे मांगता है मार्केटिंग के, तो हम बिना फंडिंग के नहीं कर सकते। तो ऐसे बिजनेस के अंदर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप इसको छोड़िए कि और लोगों की क्या बड़ी बड़ी फंडिंग हो रही है, वो जर्नी के लेटर में आता है। पहले ना आप उतना पैसा इकट्ठा करिए जिससे आप अपनी कंपनी को अगले साल 2 साल चला सकते, और आपको आर्टिकुलेट करना आना चाहिए कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2-4 चीजें जो बहुत जरूरी है जब आप किसी इन्वेस्टर से बात करो। पहला, मैं क्या प्रॉब्लम है कस्टमर की, क्या मेरा सॉल्यूशन है, वो यूनिक क्यों है, कंपटीशन क्या कर रहा है, मेरा कैसे यूनिक हुआ। थर्ड, मार्केट साइज कितना बड़ा है। फोर्थ, हमारी टीम कैसी है। और फिफ्थ, कि हमारा ट्रैक्शन अभी तक कितना है, बढ़िया ट्रैक्शन मिल रहा है मार्केट में कि नहीं। ये 5 चीजों पे फोकस करके अगर आप बात करोगे इन्वेस्टर से, तो मोस्ट प्रोबेबली काम हो जाना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, कब ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, कब प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव तो है ग्रोथ का, क्योंकि अगर आप एक बड़े मार्केट, जैसे मैंने बोला कि आप एक बड़े मार्केट साइज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रोथ तो सुपर इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ नहीं है तो इसका मतलब वो आइडिया आपका चला नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता क्लियर होना चाहिए जब आप ग्रोथ परस्यू कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, अभी मैं शहर में चार्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये शहर नया है, पर उस पुराने शहर में जब मैंने चार्ज किया था तो लोगों ने पैसे दिए थे। तो आपके सामने ये एक्सेल या मोटा मोटा कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मैं भी ग्रोथ चेज कर रहा हूं, तो मैं आज प्रॉफिटेबिलिटी ले सकता, लेकिन क्या वो बेसिक स्ट्रक्चरल ब्लॉक बन रहे हैं कि हाँ प्रॉफिटेबल हो जाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिख ही नहीं रहा है कभी प्रॉफिटेबल हो भी सकता है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक स्टार्टअप जर्नी में काफ़ी टफ टाइम्स आते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकता है ऐसे टफ टाइम्स में? तो इसके अंदर 2 तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि हम लोगों ने भी फ़ील करी। पहला है आपके आस-पास के फ्रेंड्स, को-फाउंडर्स एंड फैमिली, उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मैरिड हो और आपकी स्पाउस साथ नहीं है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पाउस के साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आफ्टर ऑफिस, और उसका आपके साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में मेरी वाइफ प्रियंका है, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, जबकि हम लोग वी वर हैविंग आवर सेकंड किड आल्सो। और को-फाउंडर मेरे दोनों दोस्तों अखिल और सौरभ ने भी, हमने तीनों ने एक-दूसरे को ऐसे जब भी कठिन टाइम आए, हमने एक-दूसरे का सपोर्ट बहुत किया। तो पहला तो है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़, इन सब लोग जो है आपको इस कठिन टाइम में हेल्प करें। और सेकंड मैं वो बोलूँगा कि कस्टमर से आप जब भी बात करो तो लगे कि हाँ यार, मैं सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मैं सही रास्ते पर हूँ। क्योंकि आपको 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो नया आइडिया होगा, कभी किसी ने शायद किया नहीं होगा। या इन्वेस्टर हर आइडिया को तो फंड करेगा नहीं, तो इन्वेस्टर भी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बहुत सारे आपको ना ही बोलने वाले हैं। तो मैं कैसे चेक करूँ? एक ही तरीका है कि मैं कस्टमर से पूछूँ कि उसको वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो अगला क्वेश्चन होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको उनको आप कौन से बुक्स या ऐसे रिसोर्सेज़ सजेस्ट करेंगे कि जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में नॉलेज ले पाएँ? तो एक बुक है हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। ये फाउंडर ने ही लिखी है, सीईओ ने लिखी है, और उसने टफ टाइम्स खूब देखे हैं। तो ये बहुत अच्छे से बुक लिखी हुई है। ये बुक मैं एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड। और कुछ टिप्स बडिंग हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपना स्टार्टअप खुद का करना चाहते हैं? मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने कोई एक आइडिया सोच लिया है, आप कस्टमर से चेक करिए कि हाँ, वो आइडिया में दम है कि नहीं है। आप मार्केट साइज़ की मोटी-मोटी कैलकुलेशन कर लीजिए कि हाँ, इसमें पैसे बनेंगे, बड़े पैसे बन सकते हैं। उसके बाद आप अपने कैश पोज़ीशन को देखते हुए एक हिसाब लगा लीजिए कि मैं अपनी जॉब छोड़ के या जॉब करते वक़्त जैसा भी सिचुएशन है, मैं कितने दिन कर सकता हूँ। स्टार्ट करने से पहले ये हिसाब लगा लीजिए कि मैं 6 महीना, साल भर, 2 साल भर मैं कर सकता हूँ बिना फंडिंग के। फिर उस पूरे टाइम में ना फिर बार-बार परेशान मत होइए कि अरे मैंने जॉब क्यों छोड़ दिया, कुछ काम नहीं हो रहा। वो मत सोचिए। फिर उस अगर आपने 1 साल का हिसाब लगाया तो 1 साल फिर आप दे दीजिए, और 1 साल फिर डरिए मत, घबराइए मत। घबराइए तो अपने दोस्तों को, फाउंडर फैमिली से बात करिए। पर वो 1 साल में ना वापस बार-बार डाउट मत करिए, और 1 साल में पूरी मेहनत से दे दीजिए। अगर आइडिया अच्छा है, कस्टमर पसंद कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ हो ही जाए। लेकिन गलत रीज़न की वजह से स्टार्ट मत करिए कि जस्ट बिकॉज़ और लोग ग्लैमरस दिख रहा है आपको तो उसके से स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो 10 लोग आपको फ़ोन करके बोलेंगे, "वाह! क्या मतलब बहुत बढ़िया आपने जॉब छोड़ दी, वेरी गुड।" लेकिन उसके बाद आपको 20वें दिन आपको रियलाइज़ होगा कि आप घर में बैठे हुए हैं पलंग पे आलती-पालती मार के अपने कंप्यूटर के सामने, और 5 कस्टमर हैं साइट पर। तो आप सोचेंगे कि अच्छा, अगर आज मैं ऑफ़िस जाता तो मुझे इतने पैसे मिलते, जो कि अब नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप जॉब छोड़ चुके हैं।
तो ये ग्लैमरस ज़्यादा दिखता है, लेकिन जर्नी काफ़ी टफ है। पर अगर आपने सोच लिया है, आपका आइडिया अच्छा है, मार्केट साइज़ बड़ा है, तो एक बार अपनी कैश पोज़ीशन सोचकर लग जाइए और फिर पूरा फाइट मारिए। तो दोस्तों ये था हमारा इंटरव्यू नो ब्रोकर के फाउंडर एंड सीईओ अमित अग्रवाल सर के साथ। आई होप आपको इस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जो भी आपको इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिले आप वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आगे हम कौन से एंटरप्रेन्योर्स को अपने शो में बुलाएँ वो भी बताना और आई होप आपको इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैं अमित अग्रवाल सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको टाइम दिया एंड आई होप नो ब्रोकर और भी ज़्यादा सिटीज़ में एक्सपैंड करके और भी बड़ी कंपनी बने और वो एक ऐसी इंडियन कंपनी बने जो कि आगे जाके एक ग्लोबल कंपनी में भी कन्वर्ट हो। थैंक यू वेरी मच।